आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में। देखिए 70 क्वेश्चंस हैं जिनको एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में लेके आई हूँ। हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारा रेलवे है और भी जितने भी हमारे एग्जामिनेशन है, सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आपको अभी बम्पर वैकेंसीज डिफरेंट जगह पर देखने को मिल रही है ना। तो आपका जो है लगभग सिलेबस देखिए ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है, ठीक है। तो सभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए जो है आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और डिफरेंट जितने भी एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोज होते हैं उन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कह रहे हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसके होमोसाइक्लिक का नाम देख के आपको क्या समझ आ रहा है। होमो का मतलब सेम हो गया, साइक्लिक का मतलब एक साइकिल है, मतलब कि क्लोज्ड कंपाउंड आपको समझ आ रहा है। जैसे कि भाई कोई साइक्लिक कंपाउंड है या तो 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, मतलब कि है ना, इस टाइप से। मतलब एक साइक्लिक एक क्लोज्ड कंपाउंड आपको होमोसाइक्लिक से समझ आ रहा है कि एक टाइप का क्या होगा, ये क्लोज्ड कंपाउंड। क्योंकि आपके जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हो बच्चों तो उसमें आपके क्या होते हैं, एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आपका CH3 CS2 CS3, ये इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं आपके। ये क्या होते हैं, हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, है ना। ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, इनको ना ए साइक्लिक, मतलब कि कोई साइकिल नहीं है इनमें, इन्हें आप ए साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हो और इनको ना एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हो। ये आपके होते हैं क्या, ये आपके होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। फिर एक होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड ना हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं वो आपके होमोसाइक्लिक होते हैं, मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सेम एटम होगा। जैसे कि कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक फॉर्म होगी, लेकिन सारे जो है इसमें कार्बन होंगे, कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये होमोसाइक्लिक हो गए। क्लोज्ड चेन कंपाउंड की बात करें जो साइक्लिक होते हैं, होमोसाइक्लिक हो गए, या फिर इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन ही प्रेजेंट होता है ना हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर आपके दूसरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं दूसरे, हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। हेटेरो एटम में कौन से पढ़ते हो भाई, हमारा जो हेटेरो एटम होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है, ये क्या है हमारे हेटेरो एटम होते हैं। पूछ सकते हैं आपको ऑप्शन देके इनमें से कौन सा हेटेरो एटम नहीं है। इन तीनों के साथ में कार्बन मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, है ना। तो कार्बन नहीं है, बाकी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन हमारे हेटेरो एटम होते हैं। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड में बच्चों होमोसाइक्लिक होता है जिसमें सिर्फ कार्बन होंगे, और आपके जो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। अब जो होमोसाइक्लिक है जिसमें सिर्फ कार्बन है वो या तो एरोमेटिक हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बेंजीन होती है, एरोमेटिक होते हैं, और एक आपके होते हैं एलिसाइक्लिक हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया ना, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताने की कोशिश करी ये कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में आया हुआ था ना, तो इस करके तो इस टाइप के जो टॉपिक्स है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स बना के भी मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी ताकि आपका मतलब एक तरीके से कंसेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो सके। ओके, तो देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपसे पूछा है, तो होमोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया कि भाई क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होंगे ये, और होमो का मतलब कि सेम, इनमें ना सिर्फ कार्बन की ही चेन होगी। मतलब कि ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें क्या होगा, रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या, कार्बन प्रेजेंट होगा। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा दूसरा हेटेरो एटम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मैंने आपको बता दिया। होमोसाइक्लिक का देखिए ओपन चेन कंपाउंड तो आपके कैसे होते हैं, वो तो वो साइक्लिक कहाँ होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड को तो आप ए साइक्लिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ए साइक्लिक, इनमें तो कोई साइकिल नहीं होती भाई। ओपन चेन में CH3 CS2 CS3 CS2, मतलब कि जो ये जैसे इसमें से 4 कार्बन वाला बना लो, 5 कार्बन, मतलब ये जो ओपन चेन होते हैं ये आपके होते हैं ओपन चेन। तो होमोसाइक्लिक नहीं हो, कट जाएगा। ए साइक्लिक तो ओपन चेन को ही बोलते हो, एलिफैटिक भी ओपन चेन को ही बोलते हो। बचा क्या, साइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑप्शन डी साइक्लिक कंपाउंड भी इनको कहोगे, क्योंकि जो हमारे
क्लोज्ड चेन, दो टाइप के बताए, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड को ही क्या बोलते हो, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हो। और साइक्लिक में ही तो आपके क्लोज चेन कंपाउंड में दो टाइप के आते हैं, होमोसाइक्लिक और आपका हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे ऑप्शन डी बिल्कुल सिंपल हो गया, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका। जैसे 5 मेंबर्ड रिंग इज प्रेजेंट इन, तो भाई देखो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग के थोड़े से नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। इसका एक वीडियो बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, ओके। तो भाई देखो अभी 5 मेंबर आपसे रिंग पूछी है, कौन सी होती है। देखो फ्यूरान दिया है, देखो फ्यूरान जो होता है ये 5 मेंबर रिंग होता है और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। तो ये है फ्यूरान आपका, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, 5 मेंबर है। पायरोल भी 5 मेंबर होता है, ये इसमें नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, है ना, ये आपका पायरोल होता है ना, मतलब कि 5 मेंबर रिंग है। थायोफिन में ना यहाँ पर सल्फर होता है, ये हो गया आपका थायोफिन। तो ये भी 5 मेंबर है। तो ये तीनों ही 5 मेंबर्ड रिंग है। भैया ऐसे पूछ लेंगे 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, तो फ्यूरान होता है, नाइट्रोजन वाला पायरोल, और थायोफिन में सल्फर है। थाया वर्ड ही सल्फर के लिए यूज होता है बच्चों, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होता है ना। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पढ़े हैं। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पूछा है। भाई देखो एल्केन जो होते हैं ना हमारे, एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जैसे कि हम मीथेन बनाते हैं, अगर C1 होगा तो आपका H कितना होगा, मतलब यहाँ वाला रखो 2 + 2 4, CH4 है ना। अगर कार्बन 1 है, एक कार्बन वाला मीथेन हो गया, 2 वाले के लिए इथेन होता है, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब आप थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए, बेसिक सा केमिस्ट्री का, है ना, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन पूछे तो एल्केन का हो गया। उसके बाद एक एल्कीन होते फिर एल्काइन होता है। अगर हम कहें एल्कीन का CnH2n हो जाएगा एल्कीन का। और एल्काइन की बात करोगे बच्चों तो CnH2n-2 होगा मेरे बच्चों। तो आंसर देखो इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन ए CnH2n-2, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों बिल्कुल। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी में CnH2n+2 दिया हुआ है, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, है ना, अभी बताया मैंने आपको। और CnH2n होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन है ये, ओके। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो गया हमारा। नेक्स्ट है विच मैक्रो न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों से पूछा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये मत सोचना फैट होगा, भाई फैट है ना सबसे ज़्यादा। भाई पर ग्राम एनर्जी की बात करेंगे तो फैट से ना 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होती है अपने को। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, ऑप्शन ए। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग आपका 4 किलो कैलोरी, ऑलमोस्ट बता रही हूँ 4 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होता है। और प्रोटीन से भी लगभग सेम ही होता है ना, लगभग 4 किलो कैलोरी। लेकिन फैट पर ग्राम, 1 ग्राम फैट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे 9 किलो कैलोरी, है ना, पर ग्राम। मतलब कि जो 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किसका बना हुआ है, पहले तो पता होना चाहिए लैक्टोज आपका किस में आता है, डाइसैकेराइड में आता है, बिल्कुल आता है। हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट पे मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड होते हैं, है ना। उसके बाद हमारे डाइसैकेराइड होते हैं, मतलब ओलिगोसैकेराइड होते हैं, उसमें 2 to 6 कार्बन वाले ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। उसमें डाइसैकेराइड होते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये हमारे क्या सुक्रोज, है ना। डाइसैकेराइड में कौन से आते हैं, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज आता है डाइसैकेराइड में। तो लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होगा बच्चों। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए ही राइट हो गया, है ना। बाकी 2 ग्लूकोज तो आपके किसमें हो गए, इसमें माल्टोज में दोनों ग्लूकोज है और फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज है। सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये जो है ये आपका सुक्रोज हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोइडल मोइटी। भाई ऐसे मतलब कि जो स्टीरोइडल होता है ना वो, जैसे कि कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है, एक आपका आता है कौन सा पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, मतलब कि डायूरेटिक कौन सा स्टीरोइडल है ना।
और एक आपकी एंटीबायोटिक में भी आई थिंक एक वो पढ़ते हो आप, फ्यूसिडिक एसिड होता है, वो भी स्टीरॉयडल होता है ना। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा विटामिन है जो स्टीरॉयडल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शंस देख लो इसके क्या क्या है। विटामिन डी है, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B12। तो विटामिन जो स्टीरॉयडल होता है हमारा, विटामिन डी जो होता है स्टीरॉयडल होता है ना। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, है ना। विटामिन डी हो जाएगा जो स्टीरॉयडल होता है। और विटामिन ए आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस कोज करा देता है, बाइटोट स्पॉट हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ई जो है ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, क्रोमिन रिंग होती है ई में, B12 साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन का बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है भाई बच्चों, वो वीडियो देख लेना, है ना। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑल्सो कोल्ड रेटिनोल। तो रेटिनोल अभी बताया, विटामिन ए को ही तो बोलते हो रेटिनोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ। तो प्रोटीन्स किसके पॉलीमर है भाई, पॉलीमर है ये तो, इनका मोनोमर यूनिट कौन सा है, किससे मिलके आपके प्रोटीन बनते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, मोनोमर यूनिट बताना है। तो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स, तो किससे, ऑप्शन डी, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं हमारे प्रोटीन्स, है ना। अमीनो एसिड के बीच में हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, CONH, है ना। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको अमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है, अमीनो एसिड के बीच में होता है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना। तो ड्रग का थेरेप्यूटिक यूज है, ड्रग का इफेक्ट है, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे भाई, फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोलॉजी जो होता है उसकी दो ब्रांचेस, हम फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में तो आप ADME की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी, है ना। और फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आपका फार्माकोडायनेमिक में आएगा। लेकिन कह रहा है स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो ये हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में पढ़ते हो, थेरेप्यूटिक यूज, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडीज डज नॉट इंक्लूड। तो आप ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जब पढ़ते हो ना तो उसमें आता है भाई मैजिक रेमेडीज कौन कौन सी होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो मैजिक रेमेडीज में क्या नहीं आता भाई, तलिस्मा, मंत्र, कवच, ये सारे मैजिक रेमेडीज में आते हैं। डज नॉट इंक्लूड में एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर्स, ये सारी आपकी क्या एडवर्टीजमेंट में आती है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो BCS जो सिस्टम होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, BCS बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में आप ड्रग्स पढ़ते हो भाई। क्लास 1 में क्या पढ़ते हो, हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लास 1 में दोनों हाई होती है, सोल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 जो होता है उसमें आपका ऑपोजिट होगा, जो है सोल्युबिलिटी हाई होगी, परमेबिलिटी लो होगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है लो सोल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी। ये क्लास 4 की बात होती है, काट दो। क्लास 4 में हाई लिखा हो दोनों, लेकिन क्लास 4 में दोनों लो होती है। देखो क्लास 1 में दोनों हाई, सोल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी हाई क्लास 1 में, क्लास 4 में दोनों लो, ऐसे याद हो गई। क्लास 2 का याद रखो भाई, सोल्युबिलिटी लो होगी तो परमेबिलिटी हाई हो जाएगी, और क्लास 3 में अपोजिट कर दो। मतलब किसको याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन क्या है भाई, है ना, कौन सा करेक्ट है। तो आप तो 2 ऑप्शन पे आ गए, इतना आपको नॉलेज था तो आप 2 ऑप्शन पे आ गए भाई। आपने ऑप्शन 3 और 4 को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ऑप्शन 1 और 2 में दिया है। देखो ये हाई सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी से ऑप्शन 1 आपका जो है सही है, क्लास 1 है, और लो सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी से क्लास 2 सही है। लेकिन आंसर तो कोई एक ही है, आगे और पढ़ो। क्लास 1 में कह रहा है जनरली मॉडरेटली एब्जॉर्ब कंपाउंड्स होते हैं। जनरली इसमें मॉडरेटली एब्जॉर्ब कंपाउंड कैसे होंगे, जब सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, तो ये मॉडरेटली नहीं, इनका तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होगा ना। तो ये ना फर्स्ट वाली बात गलत लिखी हुई है, मॉडरेटली एब्जॉर्ब कंपाउंड नहीं आते क्लास 1 में। बाकी क्लास 2 के बारे में लिखा है एग्जिबिट डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन,
डिसोल्यूशन, क्योंकि इनकी सोल्युबिलिटी कम है तो इनमें रेट लिमिटिंग फैक्टर डिसोल्यूशन होगा। तो ये सही लिखा हुआ है भाई ऑप्शन बी वाला, है ना। तो आपके चारों ऑप्शन में ना आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि आपने ना करेक्ट स्टेटमेंट बताना था कि बीसीएस के बारे में करेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो एक बार पढ़ लो इसके बारे में, इतना तो आपको पता भी क्या हाई होगा क्या लो होगा ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट और देखो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, इट इज अ सिस्टम टू डिफरेंशिएट ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है ड्रग्स को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि बीसीएस में जो आप ड्रग्स क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 बोलते हो तो ये किस पे बेस्ड है, किसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 बोलते हो। तो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी, है ना। तो क्लास 1 जो है उसमें क्या होता है, दोनों हाई, मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी हाई होगी क्लास 1 के लिए, है ना। तो एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में देखो आ जाता है, तो एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। मीटोप्रोलोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, बसपीरोन हो गया, किटोरोलैक, क्लोरफेनिरामिन, दीज आर क्लास 1 ड्रग्स, है ना। दीज कंपाउंड्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड एंड देयर एब्जॉर्प्शन रेट इज यूजुअली हायर। ये इनका ये कह रहे हैं वेल एब्जॉर्प्शन होता है, इनका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है एक्सक्रीशन रेट से, है ना। तो इनमें काफ़ी अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है क्लास 1 में। क्लास 2 में देखो मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी लो होगी, परमेबिलिटी हाई होगी, है ना। तो इसकी एग्जांपल देख लो भाई, ग्लेवनक्लेमाइड हो गया, बाइकैल्यूटामाइड हो गया, एजिटिमाइब हो गया, एसिक्लोफिनैक हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया, एमाइलोराइड हो गया, एसिक्लोवीर हो गया। तो इसमें क्लास 2 में डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है बच्चों, इसलिए इसमें क्या होता है डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन होता है। क्लास 3 में क्या करना है आपने, सॉल्युबिलिटी हाई कर दोगे, परमेबिलिटी लो कर दोगे। इसके एग्जांपल्स में सिमेट्रिडीन, अटोरवास्टैटिन, एमियोडेरोन, एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। इसमें परमेबिलिटी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी लो है, तो क्या होगा परमेबिलिटी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है क्लास 3 में। ओके, क्लास 4 में तो दोनों ही लो है ना। सॉल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी दोनों लो होते हैं। एग्जाम्पल में बाइफोनाजोल लिखा हुआ है, दो कंपाउंड्स है, इनकी क्या पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है। यूजुअली दे आर नॉट वेल, ये अब्जॉर्ब नहीं होते, और द इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड हाई वेरिएबिलिटी इज एक्सपेक्टेड, है ना, क्योंकि इनका तो दोनों ही लो है। जो है आपका सॉल्युबिलिटी भी लो है, परमेबिलिटी भी लो है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट है मैच द क्लास एंड द एल्कलॉइड गिवन बिलो। तो आपको ना एल्कलॉइड दी है, उनकी क्लास दी हुई है, तो आपने ना मैच करना है ना। तो देखो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आपको भाई देखो इसमें से कौन सी ड्रग होगी। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हाइसामस, डुबोइस आई सब पढ़ते हो। तो इसमें ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिया है आपको, है ना। देखो रिजर्पिन दिया है, तो रिजर्पिन आपको पता है रोवोल्फिया का रिजर्पिन है, तो आपको पता है ये हमारा रोवोल्फिया तो इंडोल एल्कलॉइड है, तो रिजर्पिन में तो इंडोल रिंग होगा, है ना। स्कोपोलामिन आपका ये ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आ जाएगा, है ना। और कोडीन किस में आ जाएगा, कोडीन इसमें देखो ये फिनेंथ्रीन में आ जाएगा, सिनकोनिन क्विनोलिन में आ जाएगा, है ना। तो आप पहले देखो, आपने देखा था रिजर्पिन इंडोल में, तो पी का मतलब कि इंडोल 2, मतलब 2 का पी कौन से ऑप्शन में। देखो अगर आपको पता था रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड है तो आपका आंसर तो निकल के आ गया 2 का पी, जो कि ऑप्शन बी में मेरे बच्चों मिला है, बिल्कुल सही हो गया ना। तो देखो इतना मतलब कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, बच्चा तो उसको देख के घबरा जाएगा, और उसमें उसी घबराहट में हम क्या करते हैं क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमें आता है क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं, बट वो देखने में बड़े होते हैं और सबसे ईजी होते हैं, है ना। अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो आपका आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज 2 ऑप्शन से तो आंसर 100% निकलता है ना। देखो आपको पता था रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड से तो आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी ये बिल्कुल इतना हमें पता ही है, ट्रोपेन एल्कलॉइड में स्कोपोलामिन आ जाएगा, क्विनोलिन में सिनकोनिन आ जाएगा, सिनकोनिन जो सिनकोना का सिनकोनिन है ना, सिनकोना और कैम्प्टोथिका मैंने आपको बता रखा है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आती है। कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन ये हमारे फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड। जो ओपियम जो होता है, ओपियम जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में पढ़ते हो, ओपियम में 2 टाइप के एल्कलॉइड होते हैं, तो फिनेंथ्रीन होता है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन होता है। फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आता है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स में आपका जैसे कि नोस्कैपिन आता है, पापावरिन जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, वैसोडाइलेटर भी होता है ना, तो वो भी ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है बच्चों को, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस। भाई फार्माकोविजिलेंस जो होता है ना, जिसमें आप क्या पढ़ते हो भाई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है मेनली,
जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उनको डिटेक्ट करना होता है, असेस करना होता है उनको, है ना। उसके लिए मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के उसमें पढ़ते हो आप भाई, डिटेक्शन, असेसमेंट, प्रिवेंशन, है ना, ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। तो कह रहे इसका एम क्या है फार्माकोविजिलेंस का, कह रहे अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। बिल्कुल सही है कि भाई जो एडवर्स रिएक्शन है, इंटरेक्शन है, उसका अर्ली डिटेक्शन हो, ये भी सही है। फिर डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या इंक्रीज है उसको डिटेक्ट करना। फिर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, कह रहे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, पेशेंट्स को, टू ऑप्टिमाइज सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन। तो देखो ये भी सही लग रहा है, तो इसका ना आंसर तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सारी बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन डी, है ना। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आईयूपीएससी नेम पूछा आपसे पैरासीटामोल का। तो भाई देखो आपको ना कुछ कुछ ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर माइंड में होता है ड्रग का तो आईयूपीएससी नेम बनाना बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर बना सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पैरासीटामोल जो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव है ना, पैरा अमीनोफिनोल मतलब कि फिनोल डेरिवेटिव, तो आपका जो है ये इसमें पैरा अमीनो फिनोल, अगर ये यहाँ पर OH फिनोल बना दोगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पैरा अमीनो, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो अमीनो तो सिंपल अगर NH2 लिख दोगे तो पैरा अमीनो फिनोल हो जाएगा, लेकिन ये पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव है। यहाँ पर अमीनो ग्रुप का जो है यहाँ पर कुछ जो सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब NHCOCH3 ये होता है आपका पैरासीटामोल, है ना। तो पैरा पोजीशन पे ही है, मतलब कि 4 पोजीशन पे होगा जो भी होगा, है ना। तो सब में ही 4 दिया हुआ है। तो देखो इसमें इन्होंने इस तरीके से नाम लिखा N, मतलब कि देखो ये N नंबर पे आपका 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इन्होंने इस तरीके से बनाया है ना। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल है। अब ऑप्शंस देखो आपका सिर्फ इससे ही निकल आएगा। देखो N4 हाइड्रोक्सी एसिटाइल है, नहीं एसिटाइल नहीं है हमारा, फिनाइल है, काट दो ऑप्शन। N4 फिनाइल, 4 पे तो हाइड्रोक्सी है, काट दो। N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, हाँ ये सही लग रहा है। फिर इसमें क्या N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये भी सही लग रहा है। अब देखो इसमें 2 बार फिनाइल लिख दिया, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिनाइल 2 फिनाइल दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहे, काट दो ऑप्शन। निकल के आया कि नहीं आया, ऑप्शन डी। इस टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से निकलेंगे आपका, अगर आपको थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा भी स्ट्रक्चर माइंड में होता है तो, ठीक है। N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, तो क्या होता है ये N नंबर पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये ना इसको ना एसिटामाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से बच्चों को समझ आ गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन पाउडर्स, भाई पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे ये आप लोगों ने बताना है। देखो पाउडर्स के लिए जैसे कि पूछ लेंगे टेल्कम पाउडर के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड यूज करोगे, है ना। तो पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, और आपके जो है तो ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, है ना, इन सब के लिए आपका जो है एक ही मेथड यूज होता है, कौन सा, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन डी में आपको दिया है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें कि हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होते हैं, और ऑटोक्लेव जो है ये आपके सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मेनली जो है मोइस्ट हीट यूज किया जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए हम ड्राई हीट यूज नहीं कर सकते, ओके। बाकी रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है, फिल्टरेशन है, फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड में आ जाता है। फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन जो होता है, स्टेरिलाइजेशन के जो डिफरेंट केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल मेथड है, तो मैकेनिकल में ये फिल्ट्रेशन आ जाता है, ओके। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। स्टीयरिक एसिड कंटेन, तो देखो भाई स्टीयरिक एसिड जो हमारा किस में आता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है ना, सैचुरेटेड में आता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते, है ना। तो सैचुरेटेड में मतलब कि हमारा स्टीयरिक एसिड आता है, तो कितने डबल बॉन्ड है भाई, 20 तो हमारे एराकिडोनिक एसिड में थे, तो इसमें 18 होते हैं, मतलब कि कार्बन एटम है, सॉरी, है ना, कितने कार्बन है, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट ही नहीं है ना इसमें, हमारा जो सैचुरेटेड होते हैं इनमें, है ना। तो ये 20 कार्बन वाला तो एराकिडोनिक एसिड है, जो अनसैचुरेटेड में आता है उसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये 18 कार्बन वाला स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, और 16 कार्बन वाला मैंने आपको क्या बताया था, 16 कार्बन वाला याद करो, पामिटिक एसिड बताया था। क्या बताया था, 16 कार्बन वाला पामिटिक एसिड, है ना, और 15 नहीं होते, बाकी 14 कार्बन वाला होता है मिरिस्टिक एसिड होता है, और 12 वाला लोरिक एसिड होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया 18
carbon atom. Next, which of the following is an example of pharmacological classification of drug based on their ability to lower blood pressure and relax blood vessels, है ना. कह रहे कौन सा which of the following कौन सा एग्जाम्पल है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर, मतलब ये ड्रग क्या करा रही है, बीपी लो करा रही है, ब्लड प्रेशर कम करा रही है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करा रही है. तो एंटीबायोटिक करेगी, एंटीपायरेटिक करेगी, एनाल्जेसिक करेगी या एंटी हाइपरटेंसिव, कौन सी करेंगी भाई, बीपी कम कराएंगी. कौन सी ड्रग हमारी एंटी हाइपरटेंसिव, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन 4. इन क्लिनिकल फार्मासिज्म HMR इज बेस्ट रेफर्ड फॉर. HMR का आपने फुल फॉर्म बताना है. हेल्थ मेडिकेशन रिव्यू, होम मेडिकेशन रिव्यू, हेल्थ मेडिटेशन. देखिए मेडिटेशन नहीं होता, मेडिकेशन है ना भाई. जैसे पॉलीफार्मेसी में पढ़ते हो भाई, बहुत सारी ड्रग एक साथ 5, 6, 7 ड्रग दी जाती है क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ होती है, तो है ना. तो उसमें क्या करते हैं कि होम, मतलब कि जो भी मेडिसिन ली जा रही है ना घर पर, तो उनका रिव्यू है ना, तो ये होम होता है बच्चा, होम. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, होम मेडिकेशन रिव्यू आता है. ओके. नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय. भाई कैप्टोप्रिल क्या है, हमारा एस इनिबिटर आता है, बिल्कुल आता है. कैप्टोप्रिल क्या है, एस इनिबिटर होता है ना. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर में प्रिल वाले ड्रग आते हैं, एस इनिबिटर होता है ना. तो इतना तो आप पता है, तो आंसर निकल के नहीं आया भाई. एस इनिबिटर एंजाइम आपको, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप पे काम करता है. भाई देखो आप जब रास सिस्टम पढ़ते हो ना, सबसे पहले तो आपका रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है. तो यहाँ पर तो रैनिन ने काम करा है ना. तो रैनिन तो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा. एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाने का काम हमारा ACE का होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. इसको इनिबिट करा दिया, ठीक है. तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बन रहा. इनिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2. अब देखो इनिबिट द रैनिन रिलीज, तो वो तो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर होता है, किरेन वाले ड्रग, एलिस किरेन टाइप है ना. इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2 तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है. इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 से 1 का कन्वर्जन इनिबिट नहीं करते, काट दो डी को, सी को. इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, तो ये डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर कर देंगे. तो आंसर क्या निकल के आया बच्चों, देख लो अच्छे से. अभी क्या निकल के आया, ऑप्शन बी, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, जो कि एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना. नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन. भाई ड्रग एडिक्शन है ना, मतलब कि एडिक्ट है, किसी भी तरीके से ड्रग लेनी है, कुछ भी करो है ना, लेकिन मतलब कि ड्रग तो लेनी ही है, क्योंकि वो क्या है, एडिक्शन है ड्रग का. तो देखो कंपल्सिव ड्रग यूज, रेगुलर यूज ऑफ ड्रग, इरेगुलर या टेकिंग हाई डोज ऑफ ड्रग. नहीं, ये होता है कंपल्सिव ड्रग यूज. भाई कंपल्शन है भाई, लेनी है, चाहे पैसे हो ना हो, कुछ हो, मतलब ड्रग तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी लो, है ना. कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग आता है ड्रग एडिक्शन में. स्ट्रक्चर तो इनमें से ना ये आपको टिश्यूज दिए हुए हैं, तो कह रहे कौन सा ना फ्लैट होता है, कौन सा टिश्यू में फ्लैट मतलब कि सेल्स होती है. स्क्वैमस टिश्यू में, कुबॉइडल में, ट्रांजिशनल में, कोल्यूमनार में, है ना. तो ये ना आपका जो स्क्वैमस, जो ये ना एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप से हैं. तो जो आपका जो स्क्वैमस जो एपिथेलियल होता है ना, तो उसमें ना फ्लैट सेल्स होती है. ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्क्वैमस टिश्यू. नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट होना. तो ये आपकी बात हो रही है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO की बात हो रही है. तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO केम इन इफेक्ट ऑन, तो 1 May 2013, 10 May 2013, 15 May 2013 या 20 May 2013, है ना. तो कई बार ना एग्जैक्ट डेट भी हम लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 May 2013, है ना. क्योंकि 2013 तो सभी को याद होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट होती है वो हम याद नहीं करते, तो कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है ना. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द यूनाइटेड स्टेट की जो आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है FDA, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका प्राइमरी रोल पूछा है. ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग मार्केटिंग एंड ड्रग रेगुलेशंस एंड सेफ्टी, है ना. तो प्राइमरी रोल जो है FDA का वो बताना है. तो देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग मार्केटिंग नहीं होता, क्या होता है, ड्रग का रेगुलेशंस एंड सेफ्टी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनरिक ड्रग्स, है ना. तो जो जेनरिक ड्रग्स होती है उनका प्राइमरी एडवांटेज बताना है क्या है. दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन ब्रांड नेम ड्रग. तो जेनरिक तो चीपर होती है, एक्सपेंसिव तो होती नहीं. दे आर नॉट सुटेबल टू रेगुलेटरी अप्रूवल,
दे आर मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग। तो ना मोर अफोर्डेबल है ना, चीपर है तो अफोर्डेबल हो गई, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी दे हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज अ रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए पेरोक्सिसोमल फाइटेनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज, है ना। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में क्वेश्चन है। जेल-वेगर सिंड्रोम है, रैप्सम डिजीज है, गोचर डिजीज है, कार्निटिन डेफिशिएंसी। तो ये होता है आपका रैप्सम डिजीज होती है, क्या होती है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट, जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की बात हो रही है, 1985 का एक्ट है, आपको ये भी याद रखना है ना। तो इसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। तो कोका डेरिवेटिव के बारे में कौन सा है जो इसमें से कोका डेरिवेटिव के बारे में सही नहीं है। देखो, क्रूड कोकेन दैट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन। कह रहे क्रूड कोकेन दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ, कोका लीफ का कोई एक्सट्रैक्ट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोकेन की मैन्युफैक्चर में यूज है, तो बिल्कुल सही है। तो फिर एक्गोनिन एंड ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एक्गोनिन फ्रॉम विच इट कैन बी रिकवर्ड, तो ये भी सही है। फिर कह रहे कोकेन दैट इज मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एक्गोनिन, है ना, मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजोइल एक्गोनिन एंड इट्स सोल्ट। नेक्स्ट है ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.1% ऑफ कोकेन। देखिए ये लास्ट वाला ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग, अगर यहाँ पर ये लेस देन की जगह मोर देन होता तो आपका सही होता है ना। तो ये होता है आपका ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन होता, तो आपका ना ऑप्शन ये डी ही गलत लिखा हुआ, बाकी सारी बातें सही लिखी हुई है ना। नेक्स्ट है मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल, है ना। तो आपने मैच करना है, एक तरफ ड्रग दी, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मतलब कि इसमें ना पार्ट दिया हुआ है कि भाई कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट है। देखिए रूट कौन सी ड्रग की पढ़ते हो, क्वेशिया, टर्मरिक, कुर्ची, रोवोल्फिया। तो मेरे हिसाब से ए का 4 आपको पता है, रोवोल्फिया की रूट यूज होती है, कुर्ची का बार का आपको याद होगा, डी का 3 होगा, है ना। तो अब देखो ए के 4 से आप 2 ऑप्शन पे आ रहे हो, देखो ए का 4 लगाओगे तो ये ऑप्शन बी और डी काट दो, ए के 4 से आप 2 ऑप्शन पे आ गए। अब आपको डी का पता है 3 होगा, तो डी का 3 आपको देखिए ऑप्शन ए में मिला है, बाकी अब आप ऑप्शन सी भी काट दोगे, आपको 2 ऑप्शन आते तो आपका आंसर निकल के आ गया। बाकी वुड्स के लिए आपका जो है बी का 1 है, क्वेशिया जो होता है उसका वुड यूज किया जाता है, और राइजोम्स के लिए टर्मरिक हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट आपकी कोग्नोसी में ड्रग है, कौन सी ड्रग का कौन सा पार्ट यूज होते हैं, वहां से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मेरे हिसाब से बच्चों का क्लियर है। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एल्कलॉइड, है ना। तो यहाँ पर भी आपने मैच करना है, एल्कलॉइड की कैटेगरी आप लोगों को दी हुई है ना। तो इमिडाजोल एल्कलॉइड में कौन सी ड्रग पढ़ते हो, पिलोकार्पिन इमिडाजोल एल्कलॉइड आता है, पिलोकार्पस जैबोरेंडी से ऑब्टेन होता है ना। तो ऑप्शन देखिए ए का हो जाएगा 3। अभी ए का 3 आने से आप कितने ऑप्शन पे आ गए, देखो ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन डी काट दो, ए के 3 से 2 ऑप्शन पे आ गए। इंडोल एल्कलॉइड में आपको पता है रिजर्पिन आता है, बी का 2 कौन सा ऑप्शन में, दोनों में है। आइसोक्विनोलिन में आपका पापावरिन आ जाएगा, है ना। तो सी का आपका है 1, सी के 1 से आए आप ये भी काट दो, अब बी काट दो, सी हो गया। बाकी आपका कौन सा स्टीरोडल एल्कलॉइड जो होते हैं, स्टीरोडल एल्कलॉइड में हमारा कौन सा आ जाएगा, ये कुर्ची का कोनेसिन, है ना। कुर्ची आपका स्टीरोडल में आता है ना, तो एक कोनेसिन आ जाएगा। डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ चुका है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें सारे के सारे मतलब कि इसमें इंक्लूड है, एक को छोड़ के। तो ब्लड, देखिए ब्लड तो लिम्फेटिक सिस्टम में होता ही नहीं, है ना। ब्लड ऑप्शन जो है यही आपको एक्सेप्ट में आ जाएगा, ब्लड। बाकी लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ होता है ना। तो ये ब्लड नहीं होता, लिम्फ में ब्लड नहीं होता। जैसे नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ह्यूमन जो ब्लड का पीएच होता है वो आप लोगों ने बताना, तो याद रखना 7.35 से 7.45 हमारा ब्लड का पीएच होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इज द सेम। कह रहे हैं अगर बच्चे कह रहे थे मैम थोड़ा सा स्पीड स्लो रखो ना। Bioavailability of drug from different formulations is the same, then it is called as bioequivalence, bioavailability, pharmacokinetic या pharmacology। कह रहे बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मुलेशंस से वो सेम होती है, तो पता है इसे क्या कहते हैं, इसे बायो इक्विवेलेंस कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन दिस डिजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंसिया निग्रा ऑफ ब्रेन, है ना, कौन सी जो है डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो रहा है, कहाँ पर, सब्सटेंशिया निग्रा ऑफ ब्रेन में, कौन सी डिजीज की बात हो रही है, एपिलेप्सी में होता है, साइजोफ्रेनिया है, पार्किंसंस डिजीज है या इंसोम्निया है। तो भाई देखो, आपकी जो पार्किंसंस डिजीज होती है ना, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाता है ना, जो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है पार्किंसंस डिजीज में। तभी तो ड्रग देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ाएंगी और एसिटाइलकोलिन को कम कराएगी, मतलब कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं ना, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिन, बाइपेरिडन, वो सारे ओके। और डोपामिन का लेवल बढ़ाती है, जैसे डोपामिन फैसिलिटेटर हो गया, डोपामिन प्रिकर्सर हो गया, है ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हो गया, माओ-बी इनहिबिटर हो गया, ये सारे ड्रग देते हैं जो डोपामिन का लेवल बढ़ा देती हैं। तो ये हमारा पार्किंसंस डिजीज में होता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड इज लैक्सेटिव इन नेचर, लैक्सेटिव एंटासिड कौन सा है भाई, है ना। तो देखो, एक याद रखना, जो मैग्नीशियम सोल्ट्स वाले एंटासिड्स होते हैं वो तो लैक्सेटिव होते हैं, और जो एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कोज करा, ध्यान रखना इसको, एल्यूमिनियम वाले जो एंटासिड है वो कॉन्स्टिपेशन कराएंगे, और मैग्नीशियम वाले जो एंटासिड है वो लैक्सेटिव होते हैं, इसको याद रखना। तो इसमें हमारा मैग्नीशियम ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरहीनियस एसिड इज करेक्ट। देखो भाई, एसिड बेस थियोरी पढ़ते हो, है ना, अरहीनियस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है। तो अरहीनियस थ्योरी जो है उसमें अरहीनियस एसिड्स क्या होते हैं भाई, अरहीनियस अकॉर्डिंग टू अरहीनियस, है ना, तो अरहीनियस हमारी एसिड बेस थियोरी में क्या है, एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, एक्वस मीडियम में, इसमें एक्वस मीडियम जरूरी है भाई अरहीनियस कंसेप्ट में, है ना, जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देते हैं एसिड्स, HCl H++Cl- बन जाएगा ना, तो मतलब HCl इज एसिड अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी। तो इसमें क्या है, H+ आयन देते हैं, बेस OH- आयन देते हैं एक्वस में, मतलब कि वाटर में डिसोल्व करोगे जब, तो ये है अरहीनियस थ्योरी। तो इसमें कह रहे हैं एसिड के बारे में बताना है कौन सा सही है, तो डिसोसिएट इनटू OH+, तो ऐसा नहीं होता OH+ में डिसोसिएट होते हैं, वो H+ में डिसोसिएट होते हैं। तो देखो भाई, ये ऑप्शन बी में है, डिसोसिएट इनटू H+ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, नहीं करते, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर प्रोटॉन नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई। प्रोटॉन कंसेप्ट तो ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और जो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है उसमें जो होते हैं बेस हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ये सारी थ्योरीज के बारे में याद रखना, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसे कहते हैं। तो प्राइमरी फोकस ऑन रेगुलेटिंग, तो इसका प्राइमरी फोकस क्या है भाई, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग ड्रग्स के, रिगार्डिंग जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है ना उसको रेगुलेट करने पे फोकस करता है भाई ये एक्ट, ऑप्शन सी हो गया राइट। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, है ना। तो देखिए, प्रेसिडेंट और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं PCI के, है ना, तो ये इसमें पूछा वॉइस प्रेसिडेंट का, तो कह रहा है इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ PCI का प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, या नॉमिनेट होंगे वो बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या इलेक्ट होंगे बाय मेंबर ऑफ PCI, या नन। तो वो जो होते हैं प्रेसिडेंट एंड वॉइस प्रेसिडेंट जो होते हैं PCI के, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो होते हैं ना वो ही उनको इलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो NDPS एक्ट हमारा 1985 का है। तो इसमें कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है कंसल्टेटिव कमिटी। तो जो कंसल्टेटिव कमिटी है शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स, कितने मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो याद रखना 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें ना।
तो भाई ऑप्शन देख लो 4 हो जाएगा, शैल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स। नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, है ना। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस जो है कौन से एडवर्टीजमेंट में आता है, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस। तो देखो प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आएगा ऑप्शन ए। नीचे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। तो आपको पता है मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होगा भाई, ऐसा होगा या तो कोई कलर, इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, है ना, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना, या फिर नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये पढ़ते हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, इफ इट इज इमिटेशन ऑफ और सब्सटीट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू रिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन नेम ऑफ अनदर ड्रग। तो ये तो हमारी स्पूरियस है, क्या है, स्पूरियस की बात हो रही है। नॉट पूछा था, मिस ब्रांडेड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन तो यही सही नहीं है ना, आंसर तो ऑप्शन ये निकल के आ गया। बाकी पढ़ लो, सही तीनों बातें मिस ब्रांडेड की मिलेंगी। देखो लेबल कंटेन एनीथिंग कंपनी ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन और डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गया। इफ इट इज कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड ऑफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर गेट थेरेपेटिक वैल्यू दैन इट, है ना। इफ इट कंटेन कलर विच इट इज नॉट प्रिस्क्राइब, इट नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर। समझ आ गया ऑप्शन ए 1 वाला, है ना। नेक्स्ट है जीएमपी के बारे में है भाई, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन, तो इसके लिए सभी को पता है शेड्यूल एम आता है जीएमपी के लिए। अगर जीएमपी की बात होगी किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी की जीएमपी की बात करेंगे तो शेड्यूल टी आएगा। शेड्यूल जी में जीएमएस से बताती हूँ, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है, शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स होता है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, है ना, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, किसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। देखिए CO2 इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 इन्वॉल्व है। अब पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, देखिए पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बन रहा है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो मैंने आपको कौन सा जो है आपका बताया था, हमारा जो विटामिन जो होता है ना, तो कौन सा होता है, थायमिन, बायोटिन, पायरोक्सिन या नाइसिन, है ना। तो इनमें से हमारा जो बायोटिन होता है ना, तो ये CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में हमने एज अ कोएंजाइम ये काम करता है। तो बायोटिन जो एंजाइम आपका जो विटामिन है, इसकी कोएंजाइम फॉर्म भी बायोटिन ही होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये एंजाइम लिखा हुआ है ना, तो ये एज अ कोएंजाइम काम करता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बायोटिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी से कहते हैं। वैसे थायमिन में भी सल्फर प्रेजेंट है, थाया वर्ड सल्फर के लिए ही है। बाकी बायोटिन को विटामिन जो है H भी कहते हैं, विटामिन B7 भी कहते हैं, हनी H से हनी में प्रेजेंट होता है और CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है बायोटिन, है ना। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो गया। बाकी थायमिन विटामिन B1 को थायमिन कहते हो, और पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है, नाइसिन विटामिन B3 होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है, बायोटिन। देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जिसे बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है ना। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या है, हमारा बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है दैट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, है ना। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बनता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। विच डायूरेटिक कोज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है कौन सा डायूरेटिक। देखिए क्लोरथायाजाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, ट्राइमेट्रिन एसिटाजोलामाइड, है ना। तो कौन सा डायूरेटिक है जो इंसुलिन का रिलीज कम कराएगा, भाई इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो हमने देखा है डायूरेटिक हमारे थायजाइड्स होते हैं ना, वो हाइपरग्लाइसेमिया कराते हैं आपके जो हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। तो देखिए इसमें इंसुलिन का रिलीज कम कराएगा हमारा, देखो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्लोरथायाजाइड कराएगा। ओके नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल है, सोशल हेल्थ। टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये होता है हमारा फिजिकल हेल्थ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं तो पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड, है ना। तो ये क्या होते हैं, इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स है, रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो ये हमारे होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी, है ना।
विच आर एबल टू वॉक। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो हमने देखा हुआ है कितने फार्मासिस्ट कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में, है ना। तो ये पहले 50 लिखो, उसके बाद 500 लिखो, फिर 100 200 300 लिख दो, है ना। उसके बाद 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 लिखना है आप लोगों ने। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट याद कर रखे मेरे बच्चों ने। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट बिल्कुल याद है हमें। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग। देखिए जेनरिक ड्रग की बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग हुज पेटेंट हैज एक्सपायर्ड, है ना। जिसका पेटेंट एक्सपायर्ड हो गया, तो कंपनी क्या सोच रही है कि भाई इसका जेनरिक वर्जन है ना वो मार्केट करने की सोच रही है। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द FDA। FDA को कौन सा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, IND NDA ANDA नन। तो भाई देखो ये होता है, देखिए NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, पढ़ते हो आप लोग, है ना। लेकिन जेनरिक ड्रग की बात हो रही है बच्चों, जेनरिक ड्रग की, तो इसके लिए ना ANDA होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज एंटारिक कोटेड मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था एंटारिक कोटेड मटेरियल्स में आपने थैलेट देख लेना, थैलेट वाला एंटारिक कोटिंग पॉलीमर्स होते हैं हमारे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सेलुलोज एस्टेट थैलेट हमेशा बताती हूँ। एंटारिक कोटिंग आपको पता ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ड्रग्स जो होते हैं स्टमक में अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकमेंट रिलीज करती है। ऐसी ड्रग जिनको भाई इंटेस्टाइन में लोकल एक्शन रिक्वायर होता है तो एंटारिक कोटिंग कर देंगे। ऐसी ड्रग जो भाई स्टमक में डिग्रेड हो रही होंगी तो एंटारिक कोटिंग कर देंगे, है ना। तो ये पर्पस होते हैं एंटारिक कोटिंग के, और इसमें ड्रग स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होती है। ये सब हमें पता है ना। तो एंटारिक कोटिंग में देखो सेलुलोज एसिड थैलेट होता है, एक्राइलेट पॉलीमर पॉलीविनाइल एसिड, देखिए थैलेट, इसमें भी थैलेट आ गया। तो देखो इसका जो है नोट में पैक्टिन नहीं होता भाई, पैक्टिन कहीं पड़ा है क्या एंटारिक कोटिंग में, बिल्कुल नहीं पड़ा, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज। डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड, पढ़ते हो ना। सोडियम फ्लोराइड पढ़ते हो, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हो। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, आप 4 ऑप्शन देख लो, फ्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ। आयोडीन जो होता है वाटर में डिजोल्व होगा विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट। तो पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज यूज्ड एज। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट जो होता है, टार्टर एमिटिक भी इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, टार्टर एमिटिक, टार्टर एमिटिक भी इसको बोलते हैं। तो ये एज अ मतलब कि एमिसिस कराता है ये, तो एज एमिटिक यूज करेंगे ऑप्शन। यूज ऑफ मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर्स एगोनिस्ट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट की मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग की बात हो रही है, जैसे कि आपका एसिटाइलकोलिन होता है ना। तो मतलब आपकी क्या बात हो रही है, मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब कि हमारे जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं ना, कोलिनर्जिक ड्रग, उसकी बात हो रही है। तो एक्शंस एंड क्लिनिकल यूज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड, तो मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग का इसमें से कौन सा यूज़ है भाई, देखो ब्रोंकोडाइलेशन, अस्थमा में यूज़ करोगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा में। तो क्यों, क्योंकि ना ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है बच्चों, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो अस्थमा में और क्या कराती है, देखिए सिक्रेशंस वगैरह को इंक्रीज कराती है, तो गैस्ट्रिक जो HCl को भी इंक्रीज कराएगी। तो पैप्टिक अल्सर में भी, पैप्टिक अल्सर और जो अस्थमा वाला जो पेशेंट है उनमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है भाई हमारे कोलिनर्जिक ड्रग, या फिर मस्करेनिक कोलिनोसेप्टर एगोनिस्ट बोल दो, एक ही बात है ना। तो ब्रोंको डायलेशन अस्थमा में तो करेंगे नहीं, ब्रोंको डायलेशन ही नहीं कराएंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगी। बाकी इंप्रूव एक्वस ह्यूमन ड्रेनेज ग्लूकोमा में बिल्कुल यूज़ करेंगे, है ना। ग्लूकोमा में जैसे कि हमारा फाइसोस्टिग्मीन, जो एक ही क्या कहते हैं, फाइसोस्टिग्मीन पिलोकार्पिन, है ना, जो कोलिनोमिमेटिक जो एल्कलॉइड होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा में यूज़ होता है, कौन सा, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, है ना, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। तो ये तो सही है ऑप्शन बी। बाकी देखो डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। तो भाई जो हमारे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस यहाँ पर हमारे मस्कुलर रिसेप्टर्स नहीं होते, है ना, तो ये नहीं होगा, डिक्रीज नहीं कराएगा इसको, तो आपका नन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, आंसर बिल्कुल हमारा बी राइट हो गया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट,
एंजाइम्स आर डैश, तो एंजाइम सिंपल है, ये क्वेश्चन था ना, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल सा है, बट क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम, मोस्ट एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है भाई, याद रखो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिया है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनके बारे में कौन सी बात गलत है बच्चों, वो बतानी है। देखो, सर्फेक्टेंट डिक्रीज कराते हैं वाटर कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स का वाटर कॉन्टैक्ट एंगल को कम कराते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है आपको, सर्फेक्टेंट प्रमोट कराते हैं फ्लॉकुलेशन। नेक्स्ट लिखा सर्फेक्टेंट विद हाई HLB वैल्यू, HLB स्टेबलाइज ओरल सस्पेंशंस, या सस्पेंशंस सर्फेक्टेंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। तो फॉल्स क्या है, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा फॉल्स होगा? तो बच्चों ये जो है हमारा ऑप्शन डी वाला गलत है ना। तो विस्कोसिटी को जो है इंक्रीज कराने का काम हमारे सस्पेंशन का नहीं है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है फॉल्स बताना था। जैसे वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल, भाई इंट्राडर्मल रूट से ड्रग दोगे, जैसे कि इंट्राडर्मल से हमारा BCG वैक्सीन दिया जाता है कि नहीं, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल रूट यूज़ करते हैं, है ना। तो कौन सा मतलब कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करते हो? तो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्ट किया जाता है, कितना? 0.1 से 0.2 ml। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो फार्माकोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फार्माकोन, दूसरा लोगोज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फार्माकोन प्लस लोगोज। फार्माकोन मतलब ड्रग, लोगोज मतलब डिस्कर्स इन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फार्माकोन प्लस लोगोज। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, भाई ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए, है ना। जो एपेटाइट सप्रेसेंट ड्रग होती है, एंटी ओबेसिटी भी ड्रग भी से बोलते हो, कौन सी है? सिब्यूट्रामिन, मोडाफिनिल, लिथियम या एनांडामाइड। तो ये हमारी सिब्यूट्रामिन होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। तो देखो, बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना हमारे, इसमें हमारी कौन से टाइप की ड्रग आती है? बीटा ब्लॉकर में हमारे आते हैं लोल वाले, है कि नहीं, लोल वाले। तो प्रोपेनोलोल आंसर तो बिल्कुल सिंपल ही है, ऑप्शन ए, क्योंकि लोल वाली एक ही ड्रग दे रखी है, बाकी आपका सोडियम क्लोराइड है, लिथियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो लोल वाली तो एक ही ड्रग दे रखी है ना मेरे बच्चों। तो आंसर तो क्या हो गया हमारा? प्रोप्रेनोलोल हो गया, है ना। नेक्स्ट है विच ऑटोकॉइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। कौन सा ऑटोकॉइड इन्वॉल्व होता है पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है, सीरोटोनिन या हिस्टामिन। तो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो हिस्टामिन रिलीज कराएगा भाई? पैनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, गैलामिन या डिट्यूबोक्युलारिन। तो हमारा डिट्यूबोक्युलारिन जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज कराता है, ऑप्शन 4। DNA कॉपी ऑफ RNA इज द फंक्शन ऑफ, कह रहे DNA कॉपी ऑफ RNA मतलब क्या है भाई? DNA कॉपी ऑफ RNA, RNA से DNA बनना किसका फंक्शन होता है? देखो भैया, इसमें देखो DNA से अगर DNA बनता है, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन। DNA से RNA बनता है, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब कह रहे हैं कि RNA से DNA मतलब कि DNA से RNA बनता तो आप ट्रांसक्रिप्शन कह देते, लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है, तो इसे क्या कहोगे? ये रिवर्स हो रहा है, तो हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। RNA से DNA की फॉर्मेशन जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके बच्चों, तो देखो RNA से DNA बनाएगा कौन? हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो देखो ऑप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज DNA लाइगेज या फिर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है हमारे एंजाइम का, जो क्या करेगा? RNA से DNA बना देगा। ऑप्शन ए समझ आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसमें जो
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसमें एजेंसीज हैं, एनालिटिकल एजेंसी हैं, एडवाइजरी जो बॉडीज़ होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एडवाइजरी तो जैसे कि आपके DTAB हो गया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गया, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये तो क्या हो गए आपके एडवाइजरी हो गए, है ना। फिर आपके होते हैं एनालिटिकल में, जैसे कि आपका एनालिसिस के लिए जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया, हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया, और जो स्टेट जो लेबोरेटरीज होती है ना, स्टेट्स में जो लेबोरेटरीज होती है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स है ना, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी जो स्टेट्स में होती है, ये एनालिटिकल बॉडीज़ में आ जाएंगे। तो आपसे पूछा एग्जीक्यूटिव में कौन सा नहीं आता। एग्जीक्यूटिव में बच्चों, एग्जीक्यूटिव में जैसे कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर आता है, कस्टम कलेक्टर आता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आती है ना, ये सब। तो देखो क्या पूछा, नोट नहीं आता। अभी ऑप्शन देखो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल आएगी, ड्रग इंस्पेक्टर बिल्कुल आएंगे, कस्टम कलेक्टर आएंगे, लेकिन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी तो एडवाइजरी में आ गई ना। एडवाइजरी बॉडी में DTAB और DCC है ना। एडवाइजरी में क्या बताया, DTAB बताया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बताई। तो ये तो एडवाइजरी में है, ऑप्शन 3, इसलिए इसका आंसर हो गया नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। आंसर इज ऑप्शन 3, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। समझ आ चुका मेरे हिसाब से, है ना। तो देख लो, फॉर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स फॉलोइंग एजेंसीज हैव बीन प्रोवाइडेड, है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से एजेंसीज जो हैं, एडवाइजरी बॉडीज होती है, एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव। एडवाइजरी में DTAB और DCC, एनालिटिकल में एनालिसिस के लिए जैसे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट। एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड कस्टम कलेक्टर्स आते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। HMP का क्या है भाई, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे प्रोड्यूस्ड डिस्टिंक्टिवली 2 यूजफुल प्रोडक्ट, ये 2 है भैया, ये 2 है, TW2 वाला, 2 यूजफुल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई दीज प्रोडक्ट विद द रेशियो इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड, है ना। 2 इसमें प्रोडक्ट, जो इसके जो प्रोडक्ट है ना वो बताने हैं, है ना। तो याद रखना, एक तो भाई इसमें बनता है, एक बनता है क्या, 5 कार्बन वाला जो होता है आपका राइबोज 5 फॉस्फेट। देखो राइब्यूलोज वाला काट दो, ऑप्शन राइब्यूलोज नहीं बनता, राइबोज बनता है। फ्रक्टोज वाला काट दो, राइबोज 5 फॉस्फेट होता है भाई। तो देखो आंसर तो ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ ही गया, ऑप्शन C, है ना। इसमें 2 NADPH बनते हैं और एक राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा। बच्चों याद रख लेना, क्या बनेंगे, 2 तो NADPH बनेंगे और एक बनेगा हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट। आंसर तो ऑप्शन C, है ना। नेक्स्ट देखो, इनालाप्रिल, देख के क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, प्रिल वाले क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। एस इनहिबिटर्स में प्रिल वाली ड्रग आती है बच्चों। तो यही तो पूछा है कैसे काम करता है, यही तो इसका मैकेनिज्म है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कराएगा। ये एंजाइम क्या करा रहा था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा रहा था हमारा एस एंजाइम। हमने क्या करा, इस एंजाइम को इनहिबिट करा दिया। हमारा जो ये इनालाप्रिल है इसने क्या करा, एस एंजाइम को इनहिबिट करा दिया। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोस कराता है, बीपी बढ़ाता है ना। तो इनको हम एज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज़ करते हैं इस इनहिबिटर्स को, क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराएगा, बीपी नहीं बढ़ाएगा। तो यही तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन को तो कम कराना है, बीपी को तो कम कराना है ना। ठीक है, तो मतलब ये इनका यूज़ होता है। तो आपको तो सिंपल ही पूछा है इस क्वेश्चन में, इतना मतलब आपसे पूछा नहीं है कुछ भी। आपसे क्या पूछा है, कैसे काम करेगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिशन। आंसर इज सिंपल, ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन भी बहुत जरूरी देखने होते हैं, ये नहीं है सिर्फ यही देख लो आंसर कर दिया, और भी देखो, क्या पता बोथ आंसर निकल के आ रहा हो, है ना भाई, कुछ और हो। एक बार एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में आपके ARBs होते हैं, ARB जिसमें सार्टन्स आते हैं, सार्टन्स, लो सार्टन, इर्बिसार्टन, टेलमिसार्टन, है ना भाई। आपका एंजियोटेंसिन 2 बन भी गया तो भी आप कर सकते हो क्या भाई, कौन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, तो क्या करो,
रिसेप्टर को ही ब्लॉक करा दो, है ना। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। फिर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करा देते हैं, जैसे कि आपका विरापामिल, डिल्टियाजैम, निफेडिपिन वाले, है ना, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए मेरे बच्चों को समझ आ चुका है शायद। नेक्स्ट है न्यू एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा। एंटी कन्वल्सेंट मतलब कि जो एंटी एपिलेप्टिक भी बोल दो बच्चों, इसको एक ही बात है, एंटी एपिलेप्टिक, है ना। एपिलेप्सी में एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में देंगे, सीजर्स की ट्रीटमेंट एंटी सीजर ड्रग भी बोल दो, है ना। भाई देखो एंटी कन्वर्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा, देखिए फेनिटोइन, सिंपल ना, क्लासिफिकेशन अगर आपने करा था इसका तो उससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फेनिटोइन इज हाइडेंटोइन डेरिवेटिव। क्या होता है? हाइडेंटोइन। 5 डाई फिनाइल हाइडेंटोइन इज फेनिटोइन, ठीक है। प्रिमिडोन इज डीऑक्सीबारबिचुरेट, ये बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है, ओके, ठीक है। तो गाबापेंटीन जो होता है ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा इज गाबापेंटीन। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट देखो साइक्लोप्रोपेन क्या है भाई? लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक है, क्या है भाई? जनरल एनेस्थेटिक का जैसा लग रहा है कुछ, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जनरल एनेस्थेटिक में हमारा साइक्लोप्रोपेन आता है ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है भाई, कौन सा गलत है, कौन सा फॉल्स है, बताओ। नॉट ट्रू कह रहे वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरस, तो भाई देखो Fe3+ तो फेरिक होती है, Fe2+ फेरस होती है, तो वाटर सोल्यूबल फेरस होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। आयरन स्टोर्ड इन द बॉडी एज फेरिटिन, देखिए आयरन जो होता है बॉडी में स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है ना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग इज प्रोटामिन सल्फेट, ये क्या कह दिया इन्होंने भाई, यही तो फॉल्स है। आयरन की पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट कब से देने लगे? प्रोटामिन सल्फेट तो हिपैरिन का एंटीडोट होता है। आयरन की पॉइजनिंग में डिफेरियोक्सामिन दिया जाता है बच्चों, है ना। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट। नॉट ट्रू बताना था, 3 बात सही है, एक गलत है, हमने बता दी कौन सी गलत है, ऑप्शन डी। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, भाई ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको ठीक कराने के लिए कौन से टाइप की दवाई दोगे, कौन से टाइप की ड्रग दोगे? स्टैटिन दोगे। एंटी डायबिटिक, भाई एंटी डायबिटिक तो हम डायबिटीज़, भाई ग्लूकोज हमारा बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो दे देंगे, तो है ना। एंटी हाइपरटेंसिव, भाई हमारा बीपी बढ़ गया तो दे देंगे। एंटी कोएगुलेंट, भाई कोएगुलेशन को प्रिवेंट कराने के लिए दे देंगे। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ए बन गया, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होते हैं भाई? HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं स्टैटिन्स। जब आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हो, हाइपोलिपिडेमिक, या फिर इसको बोल दो एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दो, एक ही बात है बच्चों। एंटी हाइपर या हाइपो एक ही बात है ना। तो इसमें हमारे डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, जैसे स्टैटिन्स आते हैं, और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स आते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो है ये स्टैटिन्स हो जाएंगे, जो क्या करेंगे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कराएंगे। आंसर इज ऑप्शन है, क्योंकि HMG को रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं। HMG को स्टैटिन्स होते हैं, HMG को रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। HMG को रिडक्टेज एंजाइम क्या कराता है? कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है ना, उसको कैटेलाइज कराता है ये एंजाइम। अब देखो इस एंजाइम को आपने इनिबिट कर दिया, अब रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटेलाइज नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ही नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से समझ आ गया। नेक्स्ट, विच ड्रग आर यूज्ड ऑरली टू एक्वेट द बाउल टू प्रमोट बाउल एलिमिनेशन, तो बताइए कौन से टाइप की ड्रग यूज करोगे? एंटी डायरियल, एंटी एमिटिक ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग, तो इसकी तो एमिटिक होते हैं, जैसे कि आपका आईपीकैक पढ़ते हो, है ना। आईपीकैक सिरप होता है एज अ एमिटिक, एमेसिस कराने के लिए। एपोमोर्फिन भी होता है। लैक्सेटिव एंड कैथार्टिक्स, एंटी एमिटिक तो एमेसिस को प्रिवेंट कराएंगे, जो एंटी एमिटिक ड्रग होती है, जैसे कि ऑन्डेंसेट्रोन 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है ना। तो आपका जो है बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट कराएंगे, वो हमारे लैक्सेटिव और कैथार्टिक्स होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओके।
नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, भाई कौन सी बात सही बतानी है अभी तो इसमें। मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। साइड इफेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लूज मोशन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्स्टिपेशन। भाई एल्यूमिनियम सोल्ट्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिपेटिंग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कोज कराते हैं, और मैग्नीशियम सोल्ट्स हमारे क्या कराएंगे, लूज मोशन कराते हैं। ओके, साइड इफेक्ट होता है इनका, अभी पूछा भी हुआ था आपका एल्यूमिनियम वाला का, है ना, कॉन्स्टिपेशन कराता है। ठीक है, तो देखो तीनों बातें सही हैं बच्चों, है ना। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक साथ में ना। ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ द अबव। भाई मिल्क अल्कली सिंड्रोम के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूज मोशन कराएगा, और जो आपके एल्यूमिनियम वाले होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। 3 क्वेश्चन निकल के आ गए ना एक क्वेश्चन से, है कि नहीं।